हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 24 जुलाई 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। ये वो आर्टिकल्स हैं जिनको हमने डेली पीआईबी एनालिसिस में कवर कर लिया है, इसलिए वीडियो में कवर नहीं करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड ब्रेन डे, विश्व मस्तिष्क दिवस, ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे ऑब्जर्व किया जाता है। ये देख लीजिए, हर वर्ष 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे ऑब्जर्व किया जाता है। कौन ऑब्जर्व करता है? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी। इस बार थीम क्या है वर्ल्ड ब्रेन डे का? स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। क्या है? स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। देखिए 1957 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। 2014 से हर वर्ष 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पेडेस्ट्रियन ब्रिज कहाँ पे अनवील किया गया है? तो विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पेडेस्ट्रियन ब्रिज एम्स्टर्डम में अनवील किया गया है। ये देख लीजिए, ये वो ब्रिज है, विश्व का सबसे पहला 3D प्रिंटेड स्टील पेडेस्ट्रियन ब्रिज। कहाँ पे अनवील किया गया है? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की कैपिटल। सबसे बड़ी दिक्कत बात यह है कि 2 महीने में बनकर ये तैयार हुआ है, 4 रोबोट्स ने बनाया है। तो विश्व का सबसे पहला स्टील पेडेस्ट्रियन ब्रिज 3D प्रिंटेड कहाँ पे अनवील हुआ है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड की कैपिटल है। करेंसी क्या है? यूरो। प्राइम मिनिस्टर है मार्क रटे। ये आप यहाँ मैप पे देख लीजिएगा, नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। चर्चा में इसलिए है क्योंकि डीआरडीओ द्वारा एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है। तो डीआरडीओ ने MPATGM मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। ये देख लीजिए, ये है आपकी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली इसका टेस्ट कर लिया है। एक ट्राइपॉड से टेस्ट किया गया है, 2.5 किलोमीटर तक हिट किया है इसने। तो याद रखिएगा, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसका हाल ही में किसने टेस्ट किया है? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ की बात करें, 1958 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ का मोटो क्या होता है? बलस्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। कुछ दिन पहले डीआरडीओ द्वारा नई जनरेशन की आकाश मिसाइल का भी टेस्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूबीना फ्रांसिस हाल ही में पैरा स्पोर्ट कप में गोल्ड मेडल जीता है। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो रूबीना फ्रांसिस ये बिलोंग करती है MP, मध्य प्रदेश से। ये देखिए, ये है आपकी रूबीना फ्रांसिस। इन्होंने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है शूटिंग में। देखिए, पेरू में हो रहे थे पैरा स्पोर्ट कप, उसमें ही रूबीना फ्रांसिस ने शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। तो रूबीना फ्रांसिस अब इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है, तो टोक्यो पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई भी कर गई हैं, यानी कि अब सीधे वहां से टोक्यो पैरालंपिक के लिए निकल जाएंगी। रूबीना फ्रांसिस कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश से हैं, पैरा स्पोर्ट प्लेयर हैं शूटिंग की। मध्य प्रदेश के लिए एक खास न्यूज ये है कि नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं मंगू भाई सी पटेल। इन्होंने आनंदीबेन पटेल को रिप्लेस किया है। तो मंगू भाई सी पटेल MP के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने वोट किया है कि लिवरपूल वाटरफ्रंट इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से डिलीट कर दिया जाए। ये कहाँ स्थित है? हालांकि क्वेश्चन में है, फिर भी आप जान लीजिएगा, यूके में है लिवरपूल वाटरफ्रंट। हाल ही में यूनेस्को की कमेटी जो है, जनरल कमेटी, उसकी बैठक हुई थी जिसमें चाइना ने प्रपोज किया कि लिवरपूल वाटरफ्रंट इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से डिलीट कर दिया है, क्योंकि चाइना इस समय यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेटी है उसका हेड है। टोटल 18 मेंबर्स में से 13 ने कहा कि हाँ डिलीट कर दिया है, 5 ने कहा नहीं किया जाए। तो अगर 14 मेंबर हो जाते डिलीट करने वाले तो फिर ये डिलीट हो जाता, लेकिन अब ये डिलीट नहीं होगा। लिवरपूल वाटरफ्रंट यूके में है, यूनेस्को इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट से हटाना चाहता है। यूनेस्को की बात करें, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजूले। देखिए, हाल ही में यूनेस्को द्वारा अपने अर्बन लैंड्स के प्रोजेक्ट में ओरछा और ग्वालियर को MP से सेलेक्ट किया गया है, ओरछा और ग्वालियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्ट टैग की वैलिडिटी कितने वर्षों तक होती है? तो फास्ट टैग इसकी वैलिडिटी होती है 5 ईयर्स के लिए। कितने? 5 ईयर्स के लिए। हाल ही में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अब इंडिया के सभी टोल प्लाजास पर फास्ट टैग अवेलेबल है। देखिए, फास्ट टैग का पेनिट्रेशन फरवरी 2021 तक कितना हो गया है? 96%। 96% टोल प्लाजास पर आपको फास्टैग मिलेगा।
ये फरवरी 2021 का डाटा है, हालांकि अब तो 100% हो गया है। अभी तक 3.54 करोड़ फास्ट टैग इशूड किया चुके हैं आपके व्हीकल्स के लिए। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989, इसमें कह दिया गया है कि अब ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए भी एयरबैग मैंडेटरी है। अच्छा, मोटर व्हीकल एक्ट कब पास हुआ था? 1988 में। फास्ट टैग की बात करें तो 5 वर्षों के लिए वैलिड होता है, 7 कलर्स में अवेलेबल होता है, जो कि व्हीकल की कैटेगरी को डिनोट करता है। फास्ट टैग अप्रैल 2016 में आईसीआईसीआई बैंक की मदद से लॉन्च किए गए थे और 1 दिसंबर 2017 से मैंडेटरी हो गए थे सभी भी नए वाहनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेंजर इन द मिरर, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? द स्ट्रेंजर इन द मिरर ये राकेश ओम प्रकाश मेहरा की ऑटोबायोग्राफी है। ये देख लीजिए, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है स्ट्रेंजर इन द मिरर। ये देख लीजिए, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, इनकी ऑटोबायोग्राफी है स्ट्रेंजर इन द मिरर। इस बुक को लिखा किसने है? राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी है। उसके साथ साथ रीता राममूर्ति गुप्ता ने भी लिखा है। क्या लिखिए? स्ट्रेंजर इन द मिरर, राकेश ओम प्रकाश मेहरा की ऑटोबायोग्राफी है। 2021 में G20 लीडर समिट किस कंट्री द्वारा होस्ट की जाएगी? तो इस समय G20 की प्रेसिडेंसी है इटली के पास, तो इटली इसको होस्ट करेगा। देखिए, पिछली बार किसके पास थी? 2020 में सऊदी अरब के पास थी। 2021 में किसके पास है? इटली के पास है। 2022 में किसके पास होगी? इंडोनेशिया के पास होगी। और उसके बाद किसके पास होगी? इंडिया के पास 2023 में होगी। हालांकि मैं बताता हूँ इसके पीछे कहानी है, पहले देख लीजिए आप। 2021 में G20 की जितनी भी मीटिंग होंगी इटली होस्ट करेगा उनको। इटली की अध्यक्षता में G20 3 पिलर्स पर फोकस कर रहा है, पीपल, प्लानेट और प्रॉस्पेरिटी। ये 3 पिलर हैं इटली की अध्यक्षता में G20 के, याद रखिएगा। पहले 2021 में इंडिया G20 समिट को होस्ट करने वाला था, लेकिन कहा गया कि 2022 में हमारे यहाँ आज़ादी के 75 साल कंप्लीट हो रहे हैं, इसलिए इटली से उसने एक्सचेंज कर लिया। फिर 2022 में जब हो गया तो कोविड आ गया, तो वापस इन्होंने एक्सचेंज कर लिया किससे? इंडोनेशिया से। अब इंडोनेशिया 2022 में आ गया और इंडिया चला गया 2023 में। अब देखते हैं कहीं 2023 में एक्सचेंज कर लें। G20 ये 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन का ग्रुप है। इसके अलावा इसमें IMF और वर्ल्ड बैंक के भी रिप्रेजेंटेटिव शामिल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक द्वारा तमिलनाडु इरिगेटेड एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए कितना फंड अनाउंस किया गया है, सैंक्शन किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक द्वारा $318 मिलियन, कितना? $318 मिलियन अनाउंस किया गया है तमिलनाडु इरिगेटेड एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए। इसका पर्पस क्या है? तमिलनाडु में एग्रीकल्चर इरिगेटेड फैसिलिटीज को इंप्रूव करना। देखिए, ये जो वर्ल्ड बैंक ने फंड दिया है $318 मिलियन का, ये 7 वर्षों के लिए दिया गया है, 2018 से 2025 तक। हाल ही में इसका एक पार्ट डिसबर्स किया गया है IBRD द्वारा, $133.18 मिलियन। तो वर्ल्ड बैंक द्वारा टोटल 318 मिलियन सैंक्शन किया गया है तमिलनाडु इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए, याद रखिएगा। बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। 1944 में स्थापना हुई थी, वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, MD एंड CFO है अंशुला कांत। वर्ल्ड बैंक में 189 मेंबर हैं जो कि IBRD के मेंबर हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे किस डेट को ऑब्जर्व किया है? तो ये ऑब्जर्व किया है 23 जुलाई को। कब? 23 जुलाई। हर वर्ष 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों भाई? क्योंकि 23 जुलाई 1927 को इंडिया में पहली बार बॉम्बे स्टेशन से हमारा रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था, इसीलिए। हालांकि आज़ादी के समय 1942 के समय गोलिया टैंक चौक मैदान, वहाँ से भी रेडियो का प्रसारण हुआ था, लेकिन इंडिया में पहली बार रेडियो का ब्रॉडकास्ट कहाँ से हुआ? मुंबई से हुआ था 1927 में। कब हुआ था? 23 जुलाई को, इसलिए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी 1937 में। इसका मोटो याद रखिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। हाल ही में प्रसार भारती ने IIT कानपुर के साथ कोलैबोरेशन किया है नेक्स्ट जनरेशन ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजीज को स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पलेक्कू पट्टाभिषेकम, ये बुक किसने रिलीज की है? पलेक्कू पट्टाभिषेकम ये बुक रिलीज की गई है वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू जी द्वारा। किसके द्वारा? ये देख लीजिए, ये है हमारे वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू जी, इनके द्वारा एक बुक पलेक्कू पट्टाभिषेकम इसको रिलीज किया गया है। हालांकि इस बुक को लिखा किसने है? तो पलेक्कू पट्टाभिषेकम बुक ये लिखी गई है येलामंचिली शिवाजी। कौन? येलामंचिली शिवाजी, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। ये जो बुक है पलेक्कू पट्टाभिषेकम, ये रूरल इंडिया और एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, बस नया देखेगा। कल ही वाइस प्रेसिडेंट जी ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट का भी इनॉग्रेशन किया है, जो कि सोनीपत हरियाणा में ऑर्गेनाइज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के तहत इंडिया में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो भारत में 35 कितने 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक हुई थी जिसमें कहा गया इंडिया में 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क डेवलप किए जाएंगे। इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? जोगीघोपा आसाम में, याद रखिएगा। कल ही NHAI के चेयरमैन का एडिशनल चार्ज दिया गया है अरमने गिरिधर को, तो ये कल मैंने पढ़ाया था, वो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिडा। हाल ही में यूनिक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बूस्ट करने के लिए एपिडा ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है? तो एपिडा ने लद्दाख ऑफिशियल के साथ कोलैबोरेशन किया है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए। इससे क्या होगा? लद्दाख रीजन में फार्मर्स की इनकम को बढ़ाया जाएगा। एपिडा क्या करेगा? 2025 तक 2025 तक लद्दाख को ऑर्गेनिक बनने में हेल्प करेगा। तो एपिडा और लद्दाख ने आपस में पार्टनरशिप की है, याद रखिएगा। एपिडा का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एपिडा की स्थापना हुई थी 1986 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। चेयरमैन कौन है? डॉक्टर M अगामुत्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है MSME सेक्टर को लोन प्रोवाइड करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस NBFC के साथ पार्टनरशिप की है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने UGRO किसके साथ? UGRO के साथ पार्टनरशिप की है ताकि MSME सेक्टर को लोन प्रोवाइड किया सके। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा प्रथम और UGRO ये आपस में पार्टनरशिप कर रहे हैं ताकि 1000 करोड़ का लोन MSME सेक्टर को दिया जा सके। तो UGRO और बैंक ऑफ बड़ौदा 9 लोकेशंस पर MSME सेक्टर को ये लोन प्रोवाइड करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें 1908 में स्थापना हुई थी, वडोदरा में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है हसमुख अढ़िया और MD CEO कौन है? संजीव चड्ढा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन कैबिनेट ने जो पब्लिक सेक्टर रिफाइनरीज हैं उसमें कितना FDI अलाउ कर दिया है? तो कैबिनेट ने 100% FDI अलाउ कर दिया है। सब बेच डालो। ये देखिए, हाल ही में यूनियन कैबिनेट द्वारा पब्लिक सेक्टर रिफाइनरीज में 100% FDI अलाउ कर दिया गया है। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है? अब गवर्नमेंट भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 52.98% स्टेक फॉरेन बायर्स को बेच सकती है। अभी तक FDI लिमिट 49% थी, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि 49% से शेयर होल्डिंग किसी और की नहीं हो सकती थी। लेकिन गवर्नमेंट अब क्या करेगी? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 52.98% स्टेक फॉरेन बायर्स को बेच देगी। तो आप देख लीजिए, इंडिया में FDI ऑटोमेटिक रूट से 100% अलाउ हो गया है। किसमें? पब्लिक सेक्टर रिफाइनरीज में। इंडिया में अच्छा हाईएस्ट FDI कहाँ से आता है? सिंगापुर से आता है। सेकंड नंबर पे मॉरिशस है, लेकिन मॉरिशस को पीछे छोड़ दिया है USA ने। सेकंड नंबर पे अब USA आता है FDI के मामले में, हालांकि फर्स्ट सिंगापुर ही है। अच्छा, हाईएस्ट FPI आता है USA से, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक क्लासिकल वायलिनिस्ट कलईमामी श्री R भास्करन का निधन हो गया है। कलईमामी श्री R भास्करन ये जाने माने वायलिनिस्ट थे। कहाँ से बिलोंग करते थे? तमिलनाडु से। ये देख लीजिए, ये हैं आपके कलईमामी श्री R भास्करन, जाने माने वायलिनिस्ट थे, तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। हाल ही में इसका निधन हो गया। तो नाम याद रखिएगा कलईमामी श्री R भास्करन। हाल ही में निधन हुआ इनका, तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। ये आज की वीडियो क्वेश्चन है। आई होप कि आप इजीली इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।